प्राचीन भारत के इतिहास के 1000 फैक्ट्स को आज हम लोग देख रहे हैं। उसमें ये तीसरा वीडियो है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र या उत्तराधिकारी, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग 500 से अधिक इवन 600 के आसपास के फैक्ट्स को देख लिए हैं और इस एक वीडियो में हम लोग बाकी फैक्ट्स देखेंगे जो लगभग 500 के आसपास है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी बिंदुसार है, जो अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध है। डायमेकस बिंदुसार के समय में भारत आया और बिंदुसार जो है वो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी है। बिंदुसार का जो पुत्र या उत्तराधिकारी हुआ वो अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसके बाद अशोक ने धम्म को स्वीकार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का जो प्रचलन है ये अशोक ने प्रारंभ किया था और शिलालेख में जो भाषा प्रयोग में आई है वो प्राकृत भाषा है। शिलालेख में जो लिपि का प्रयोग हुआ ब्राह्मी और खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक भी है, लेकिन प्रमुख रूप से मुख्यतः बात की जाए तो ब्राह्मी है। खरोष्ठी लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं देवनागरी, वैसे लिखा जाता है। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले टी फेनथेलर ने की थी 1750 में। संख्या नंबर 14 था ये। इसका सबसे लंबा जो स्तंभ लेख रहा है अशोक का, वो 7वां स्तंभ लेख है। इसके अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप है 1837 ईस्वी में। सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है अशोक का वो है रुमिनदेई। अब एक प्रश्न आता है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ लिखा हुआ मिलता है। तो आंध्र प्रदेश में मौस्की अभिलेख और मध्य प्रदेश में जो गुर्जरा अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम अशोक ही है। मौस्की और गुर्जरा, मौस्की आंध्र प्रदेश और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, तो ये देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू शिलालेख में। अब ये भाब्रू शिलालेख कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है, जबकि मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने कराया था। मध्य प्रदेश में जो भरहुत स्तूप है ये भी अशोक कालीन ही है। भरहुत की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम ने की। श्रीनगर जो शहर है इसकी स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु होती है 232 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ है, जबकि आपको मगध का जो प्रारंभिक वंश था वो भी बृहदर्थ था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ है। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। इसके बाद में शुंग वंश की स्थापना होती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा रखी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार कराया था। ये जो अभी हम लोग मनुस्मृति पढ़ते हैं ना, इसकी रचना भी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही हुई। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। महाभाष्य की रचना भी पतंजलि ने ही की है। ये जो अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग ने, इसे भी पतंजलि ने ही कराया। योग दर्शन के संस्थापक भी पतंजलि थे। तक्षशिला का यवन राजदूत है हेलियोडोरस। ये भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। इसकी हत्या कर वासुदेव ने कन्नौ वंश का स्थापना किया, जबकि कन्नौ वंश का जो अंतिम शासक रहा वो सुशर्मा रहा। अब हम लोग आंध्र की ओर चलते हैं। तो आंध्र वंश को स्थापना करने वाला सिमुक है, जिसे हम लोग सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। सातवाहन वंश में राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी और सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र शातकर्णी।
सीसा का सिक्का चलाने वाला सातवाहन है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने ही की। इनकी जो भाषा थी सातवाहनों की वो प्राकृत थी, जबकि लिपि ब्राह्मी थी। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन है। कलिंग उड़ीसा में है। चेदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक खारवेल है। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाने वाला भी कलिंग नरेश खारवेल ही है। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। यू शुड फॉलो कुषाण, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। यूनानी, शुड से शक, फॉलो पहलव और कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ थी? तो ये सांकल थी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला हिंद यूनानी शासक है। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। और भारत में आने वाला जो पहला यवन शासक है ये डेमेट्रियस है। पहला प्रमुख हिंद यूनानी शासक मिनांडर है। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर, जिसे हम लोग मिलिंद बोलते हैं, इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन से, यानी नागार्जुन से। एक प्रसिद्ध पुस्तक है मिलिंद पन्हो। ये मिनांडर के प्रश्न या मिलिंद के प्रश्न हैं, जिसकी रचना नागसेन करते हैं। यूनानियों के बाद भारत आया शक, और शकों के सबसे प्रतापी शासक होते हैं रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी रुद्रदामन ने ही कराया। संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, जिसे रुद्रदामन ने जारी किया। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये मौर्यों से संबंधित है। पहलव यानी कि पार्थियन लोग जो थे, इनकी राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर रही। कनिष्क यानी कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था और इसके दरबारी में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक जैसे लोग थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन है और इसमें आपको एक व्यक्ति है चरक, ये आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। नागार्जुन ने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन है। शून्यवाद का प्रवर्तक भी नागार्जुन ही है। शिल्क मार्ग जो है, रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं, इसको आरंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत चलाया है कनिष्क ने 78 ईस्वी में। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है वो चैत्र है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में हुई। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बाल विवाह जो प्रथा है ये हमारे यहाँ प्रारंभ में नहीं थी, ये कुषाण काल में प्रारंभ हुई। गंधार कला शैली जो है ये फली फूली है कुषाणों के समय। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले भी कुषाण हैं। प्राचीनतम सिक्का जो है उसको आहत या फिर पंच्ड सिक्का के नाम से भी जानते हैं। कुषाण वंश का अंतिम राजा वसुदेव है। गुप्त वंश इसके बाद प्रारंभ होता है और गुप्त वंश से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं थोड़ा गुप्त वंश को। संस्थापक श्रीगुप्त, जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो समुद्रगुप्त है और आपको समुद्रगुप्त अपने आप को सिक्का पर जो दर्शाया है वो वीणा बजाते हुए दर्शाया है।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं और ये कहने वाले थे B.A. स्मिथ यानी विंसेंट आर्थर स्मिथ। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी, पहली तो पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वाराहमिहिर, सुश्रुत और क्षणपक, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है। वाराहमिहिर आर्यभट्ट थे। वाराहमिहिर आपको खगोलविद है, जबकि आर्यभट्ट गणितज्ञ है। आर्यभट्ट की महानता को आप इससे जान सकते हैं कि हमारे यहाँ भी जो वर्तमान में हम लोग दशमलव प्रणाली यूज करते हैं वैश्विक स्तर पे, वो दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया। मेघदूत, कुमार संभव जैसी रचना होती है, रचनाकार कालिदास है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा करना प्रारंभ किया। ये फादर ऑफ सर्जरी भी, शल्य चिकित्सा के जनक भी जाने जाते हैं ये। गीत गोविंद की रचना जयदेव करते हैं, जबकि विष्णु शर्मा का पंचतंत्र इस बार ये स्मृति संग्रहालय में भी शामिल हुआ है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की रचना करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो चीनी बौद्ध यात्री है, फाहियान के समय आया। सबसे अधिक सोने की मुद्रा गुप्त काल में चलाई गई। चांदी के सिक्का को सबसे पहले चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, शक पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में जो राजा चंद्र का लौह स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है कुमारगुप्त, और ये जो कुमारगुप्त है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब एक प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया, जो गोरी का सेनापति है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त है। हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ, और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने ही कराया था। हुणों का जो आक्रमण हुआ, इसमें हुणों के ऊपर जीत दर्ज की थी स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का जो अंतिम राजा है वो विष्णुगुप्त है। गुप्त काल से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स जो एडमिन की दृष्टि से है, उसको देख लेते हैं। तो राजकीय भाषा जो गुप्त काल की थी वो संस्कृत थी। भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का गोल्डन एज, स्वर्ण युग कहते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में होता है। गुप्तकालीन रजत मुद्रा जो है वो रूपक बनाती है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है वो दिनार कहलाई। पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, जिसमें हर्षवर्धन बहुत प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन का एक नाम शिलादित्य भी है, और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में। भूमि देने की जो सामंती प्रथा है, इसका प्रारंभ भी हर्षवर्धन करते हैं। कल संडे पूरे दिन हम लोग बिहार स्पेशल को करेंगे, और बिहार स्पेशल से 25 से 30 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और बिहार स्पेशल से बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनना कंपलसरी होता है। कल पूरे दिन चैनल पे रहिएगा, और सारे फैक्ट्स आपको घटना चक्र हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र, नए फैक्ट्स सारे कवर किए जाएंगे। कन्नौज इन्होंने राजधानी बनाई थी। भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने शुरू किया। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आता है, जो सीयूके की रचना करता है। यात्रियों में राजकुमार वेनसांग को कहा गया। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में आयोजित करता था। हर्षवर्धन के काल में जो भू राजस्व दर था वो 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था 634 ईस्वी पूर्व में नर्मदा नदी 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर, और इस प्रकार भारत का अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन रहा। इसके बाद संगम युग आता है। संगम युग का महान शासक करिकाल है। संगम का अर्थ होता है कवियों की सभा। पहला और तीसरा संगम जो है वो मदुरई में हुआ, जबकि दूसरा जो संगम है वो कणटपुरम में होता है।
पहले संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, दूसरे की भी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी, जबकि तीसरे संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की। ये जो 3 संगम है इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। संगम साहित्य से जो तमिल प्रदेश का विवरण प्राप्त होता है वो है चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल है। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है जो नागर शैली में है, इसका निर्माण अनंत वर्मण चोडगंग ने की। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा अयाती केसरी ने की। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ब्लैक पैगोडा, इसको नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजा अयाती केसरी ने। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनाया था। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में है। नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। तो वही मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई रही। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की जो राजधानी है वो कांची तमिलनाडु रही। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा जो है इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने किया। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित। चालुक्य की 3 शाखाएं थी, कल्याणी, वातापी और वेंगी। वातापी के जो चालुक्य है इसके संस्थापक जयसिंह रहे हैं। राजधानी वातापी थी और महान शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है हमें रवि कृति के एहोल में। पुलकेशिन को हराया, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी या बदामी के चालुक्य वंश का जो अंतिम राजा है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय है। वेंगी के चालुक्य का जो संस्थापक है वो विष्णुवर्धन है। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है और द्वार समुद्र का एक नाम हलेबीड या कर्नाटक है। होयसल वंश का अंतिम राजा बल है। हम लोग 1000+ MCQ आज कवर कर रहे हैं। 1000+ फैक्ट्स, MCQ तो नहीं, फैक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत से। मुझे लगता है कि इसके बाहर से प्रश्न नहीं बनने चाहिए। अगर आपको ये सारे फैक्ट याद है बहुत अच्छी बात है, और कितने आपको नए फैक्ट मिलते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं राष्ट्रकूट वंश में। दंती दुर्ग संस्थापक थे। राजधानी थी मान्यखेट। अलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। अजंता और एलोरा का गुफा है महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिर जो है ये अजंता में है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं अलोरा में। सर्वाधिक हिंदू गुफा भी यही है। अलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है। इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति जो शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय है। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेत को, और कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक है विक्रमादित्य 6। विज्ञानेश्वर जो थे वो विक्रमादित्य 6 के ही दरबार में थे। इन्होंने मिताक्षरा की रचना की थी जो हिंदू विधि ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहने वाले विज्ञानेश्वर मिताक्षरा की रचना इन्होंने ही की थी। हिंदू विधि ग्रंथ है मिताक्षरा। अब जान लेते हैं हम लोग कुछ चोल वंश के बारे में। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर है। चोल वंश का प्रमुख शासक राज प्रथम है।
तंजौर के जो बृहदेश्वर यानी राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनाया था राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया राजराज प्रथम ने। चोल काल में जो भूमि कर था, लैंड टैक्स, वो उपज का 1/3 होता था। चोल काल में जो विष्णु के उपासक थे वो अलवार कहलाए, जबकि भगवान शिव जी के उपासक नयनार कहलाए। तो अलवार याद रखिएगा भगवान विष्णु जी के, नयनार शिव जी के उपासक। नटराज की कांस्य मूर्ति जो अभी हम लोग देखते हैं, भगवान शिव की डांसिंग प्रतिमा नटराज, ये चोल काल की है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल काल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन होता है चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन जो है वो चोल वंश की विशेषता है। गंगई कोंड चोल राजेंद्र प्रथम को कहा गया और चोल वंश के जो अंतिम शासक है वो राजेंद्र तृतीय रहे हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर है और प्रतापी राजा धर्मपाल रहे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। 770 से 810 ईस्वी तक रहे थे ये। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की, जबकि सेन वंश की जो राजधानी है वो नदिया लखनौती है। बंगाल में जो नदिया पड़ता है वहीं है। कल पूरे दिन हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे और कोशिश रहेगा कि ये जो 25-30 नंबर के प्रश्न आते हैं उसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को टच किया जाए। ट्रिक्स या फिर जैसे भी हो उन चीज़ों को समझ के हो, ट्रिक्स से हो, कंप्लीट करने का हम लोग कोशिश करेंगे। हिंदी में अपना पहला अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश सेन राजवंश ही है। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हैं, जो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी है। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान में जयदेव आते हैं। लोहार वंश जो है ये संग्राम राज इसके संस्थापक थे। हर्ष लोहार वंश का शासक था और हर्ष का दरबारी कवि है कलहण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कलहण के राज तरंगिनी से मिलती है। लोहार वंश का जो अंतिम शासक है ये जय सिंह है। अब चलते हैं हम लोग गुर्जर प्रतिहार वाले क्षेत्र में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। इसके बाद हम लोग गढ़वाल वंश को देख लेते हैं। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक है वो जयचंद है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मोहम्मद घोरी ने मार डाला था। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव रहा। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाने वाला शासक चौहान वंश का अजय राज द्वितीय है। चौहान वंश के अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिनका एक अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा भी है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंदवरदाई है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंदवरदाई की ही रचना है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था 1191 ईस्वी के तराइन के पहले युद्ध में, जबकि जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन का जो 1192 में हुआ, इसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज है। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज है, जो कविराज की उपाधि से विभूषित है। चंदेल वंश के जो संस्थापक है वो नन्हुक है 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। चंदेल वंश के जो प्रमुख राजा है वो राजा धंग है। धंग ने अपनी राजधानी खजुराहो में बनाई। धंग ने ही कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। खजुराहो मंदिर का भी निर्माण कराने वाला धंग ही है। खजुराहो का जो मंदिर बना है ये नागर शैली में है और इस मंदिर का संबंध जैन धर्म से है।
चंदेल वंश का पहला स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन है। मिहिर कुल यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। चंदेल वंश का जो आखिरी शासक है ये परमल है। आल्हा उदल, इनकी कहानियाँ हम लोग सुने हुए हैं, इनके ऊपर कई एल्बम गाने भी रिलीज हुए। ये दो बहादुर सेनानायक थे परमल के दरबार में। परमल मीन्स परमार्दी देव के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो ये भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय है, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह जैसे हैं। मेवाड़ पर शासन किसका था? तो ये सिसोदिया वंश का शासक था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। राणा कुंभा ने 1448 में कराया था ये। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में 1518 ईस्वी में हराया था। हम लोग ने प्राचीन भारत के 1000 फैक्ट को आज पूरे दिन में कवर किया है, और ये हमारा वो प्रयास था जिसमें हम लोग बीपीएससी स्पेशल या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्राचीन भारत के प्रश्न बनते हैं उसको हम लोगों ने कवर किया। कल दिन भर बिहार स्पेशल चलेगा। 3, 4, 5 जितनी भी वीडियोस लाना हो हम उसे लाएंगे। घटना चक्र और अन्य भी सारे पैटर्न्स को हम लोग देखेंगे और इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो कल मिलते हैं। आप वीडियो मिस मत कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही।